नमस्कार दोस्तों, मैं राम सिंह सारण सर्वोदय स्कूल मलसी सर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। हाँ, तो अपन ने प्रकाश पढ़ा, फिर प्रकाश से संबंधित घटनाओं में प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिया, फिर अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण यानी गोलीय दर्पण पढ़ लिए, उनसे बनने वाले प्रतिबिंब पढ़ लिए, उस पर न्यूमेरिकल्स भी किए थे, कुछ दो डेरिवेशन भी कर लिए थे। अब प्रकाश से होने वाली दूसरी घटना के बारे में अपन अध्ययन करते हैं, वो है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन समझने से पहले आप ये समझ लो कि कम से कम आपके पास दो माध्यम होने चाहिए, तभी प्रकाश अपवर्तन की घटना संभव है। और अपवर्तन की घटना तब होती है जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है। तो ये मैंने डेफिनेशन लिखी है प्रकाश की। जब कोई तिर्यक प्रकाश किरण किसी एक माध्यम में गमन करती हुई किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने मूल पथ से परिवर्तित हो जाती है और इसके साथ साथ उसका वेग भी परिवर्तित होता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखो, जब कोई तिर्यक प्रकाश किरण किसी एक माध्यम में गमन करती हुई किसी अन्य माध्यम में प्रवेश करती है, तो वेग परिवर्तन के साथ साथ अपने मूल पथ से परिवर्तित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब माध्यम आपको दो रखने हैं। माध्यम मतलब जिसमें प्रकाश ट्रेवल करता है, जिसमें गमन करता है, वह उस प्रकाश के लिए माध्यम होता है। जैसे मैंने माध्यम मान लिया एक वायु और एक यहाँ पे एक स्लेब बनाता हूं कांच। ये पारदर्शी होने चाहिए, अन्यथा प्रकाश उनमें गमन नहीं करेगा। पारदर्शी नहीं होंगे तो गमन नहीं करेगा। मान लो ये कांच, ठीक। अब तिर्यक प्रकाश किरण तिरछी, ये तिर्यक का भी बताऊंगा हम आगे, तिर्यक की क्यों ली। ऐसा नहीं है कि तिर्यक नहीं होगी तो अपवर्तन नहीं होगा, अपवर्तन तो होगा, लेकिन वो अपने पथ से परिवर्तित नहीं होगी। यदि अभिलंब आपतित होगी तो वो आगे देखेंगे अपन। ये कोई आपतित प्रकाश किरण है, जिस बिंदु पर आपतित होती है, दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले तष्ट के जिस बिंदु पर आपतित होती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर अपने एक अभिलंब ड्रॉ करते हैं। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब गमन करती है, तो वह अपने मूल पथ से परिवर्तित हो जाती है। इसमें यह प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक गई। इसका भी कारण है, बता दूंगा। अभिलंब व आपतित प्रकाश किरण, अभिलंब व आपतित प्रकाश किरण के बीच बनने वाले कोण को कहते हैं आपतन कोण। और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने वाली ये वाली प्रकाश किरण, इसको कहते हैं अपवर्तित प्रकाश किरण। इस एंगल को कहते हैं आर, यानी कि अपवर्तन कोण आर, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया कि ये प्रकाश किरण इधर ही मुड़ी, इधर क्यों नहीं मुड़ी? ये घटना है जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करती है, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये विरल माध्यम है और ये इसके सापेक्ष सघन माध्यम है। देखो, विरल माध्यम से प्रकाश किरण सघन माध्यम में गमन करती है, तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है ना।
सघन और विरल, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस माध्यम की तुलना में ये माध्यम प्रकाशीय सघन है। प्रकाशीय सघन यानी कि इसके मॉलिक्यूल्स इस माध्यम की तुलना में पास पास है। तो प्रकाश किरण को इस माध्यम में गमन करने के लिए प्रकाश इस माध्यम में गमन करता है इस माध्यम की तुलना में, यानी विरल माध्यम की तुलना में, तो प्रकाश का वेग कम हो जाता है। और आप आगे वेव ऑप्टिक्स में पढ़ोगे इसके मुड़ने का कारण भी। तो यहाँ पे ये समझ लो कि इसका वेग कम होने की वजह से ये इधर अभिलंब की ओर मुड़ गई, झुक गई है। सघन का मतलब ये हुआ कि इसके मॉलिक्यूल्स इसकी तुलना में पास पास है। सघन वो डेंसर मास डेंसिटी से इसको रिलेटेड मत करना। मास डेंसिटी क्या होती है? रो इक्वल टू m/v, ये अलग कॉन्सेप्ट है। हाँ सघन है, लेकिन ये इसमें मास का कोई लेना देना नहीं है ना। तो ये आगे देखो, विरल होने का मतलब ये हुआ कि इसमें प्रकाश का वेग इसकी तुलना में अधिक है, यानी इस माध्यम के मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, तो प्रकाश को गुजरने में इतनी अधिक कठिनाइयां नहीं होती जितनी इसमें होती है ना। एक तरीके से समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हो। अब आप जब इसमें यह बात भी ध्यान में रख लो, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है, तब जब अभिलंब की ओर मुड़ती है ना, उस घटना में इस माध्यम में प्रकाश का वेग कम होता है, यानी विरल माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होता है अपेक्षाकृत सघन माध्यम के। ठीक है, अब यहाँ पर भी माध्यम चेंज करेगी, प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी, तो यहाँ पे भी आप एक अभिलंब ड्रॉ करोगे। तो होगा क्या, ये प्रकाश किरण सघन से जब विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इसको यहाँ पे क्या कहोगे? इसको नाम आप, ये वैसे यहाँ इस घटना में आपतन कोण है, लेकिन ये इसके आर के बराबर ही होगा। क्यों होगा वो बता दूंगा। ये कोण आर हो गया, लेकिन यहाँ पे अपवर्तन की घटना हुई है। ये वास्तव में आप इसको I1 दो तो इसको नाम I2 दे सकते हो, लेकिन वो I2 इस आर के बराबर ही होगा, इसलिए मैं सीधा इसको आर लिख रहा हूँ। और इसको कोण एंगल मान लिया E, निर्गत कोण। अब ये दोनों एंगल बराबर कैसे हुए? देखो यहाँ पे जेड बन रहा है, आपको पता है ऐसे होता तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होते हैं ना। तो आप इसको ऐसे पलट के देख लो, ये देखो जेड बन रहा है ना, ये कोण, और ये दूसरे तरीके से देखो तो ये एकांतर कोण है, ये और ये। इसको कहते हैं निर्गत प्रकाश किरण, निर्गत प्रकाश किरण। अब ये बताओ, ये कांच की स्लेब आपके पास नहीं होती, यानी इसकी तुलना में ये सघन माध्यम आपके पास नहीं होता, तो ये प्रकाश किरण कैसे जाती? ये प्रकाश किरण सीधी निकल जाती। अब ये प्रकाश किरण इतनी इस माध्यम की माध्यम के कारण इतनी डेविएट हो गई, तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को मैंने नाम दे दिया डी। इसको कहते हैं पार्श्व विस्थापन। पार्श्व विस्थापन, ये पार्श्व विस्थापन कम होगा कि ज्यादा होगा, ये इन बातों पर निर्भर करता है कि ये माध्यम इस माध्यम की तुलना में कितना ज्यादा डेंसर है, यानी कितना ज्यादा सघन है। और दूसरी इस बात पे भी निर्भर करता है कि आपतित प्रकाश किरण कितने कोण पर आपतित हो रही है, यानी इस पार्श्व विस्थापन, यानी इस डी को आप यदि इंक्रीज करना चाहो तो आपतित प्रकाश किरण का अभिलंब के साथ बनने वाला कोण, यानी कि आपतन कोण का मान आपको इंक्रीज करना
होगा। एक इस केसेस से आप इस डी को इंक्रीज कर सकते हो, है ना। दूसरा अपवर्तनांक, अब ये पढ़ोगे आप आगे, यदि डी को और ज़्यादा, डी यदि आपको बढ़ानी है, यानी डी डिपेंड करती है जिस माध्यम में प्रकाश किरण अपवर्तित हुई है उसका यदि अपवर्तनांक इसकी तुलना में, यानी मैंने इसका अपवर्तनांक μ1 मान लिया, इसका अपवर्तनांक μ2 मान लिया। यहाँ पे एक बार आप ध्यान में रखो कि μ2 ग्रेटर देन है μ1, यानी एक की तुलना में दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है, ठीक है। एक किस पे डिपेंड करती है? अपवर्तनांक की, यानी अपवर्तनांक अधिक है तो ये पार्श्व विस्थापन भी अधिक होगा। तीसरी बात और आप आगे यो पिक्स में देखोगे, तरंग दैर्ध्य, यानी जिस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य लेमडा से डिनोट करते हो, लेमडा कम होगा उसके लिए पार्श्व विस्थापन अधिक होगा, यानी डी इंक्रीज करना है तो आपको कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश लेना होगा। ये इतनी 3 चीज़ों पे, ये आप लिख भी सकते हो नोट में, 3 चीज़ों पे आपको इनको ध्यान में रखना है, ठीक है। उतारो। हाँ, विरल माध्यम में, नोट में लिखोगे नीचे, विरल माध्यम में, यानी ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम। विरल माध्यम में प्रकाश का वेग सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि विरल माध्यम में प्रकाश का तरंग दैर्ध्य लेमडा अधिक होता है। ये लेमडा परिवर्तन के कारण ही प्रकाश की वेलोसिटी भी चेंज होती है, यानी विरल माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होने का कारण क्या है? विरल माध्यम में प्रकाश का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है और सघन माध्यम में प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कम हो जाता है। दूसरा, प्रकाश की आवर्ती अपरिवर्तित रहती है, यानी माध्यम परिवर्तन के साथ प्रकाश की आवर्ती नहीं बदलती। जहाँ से प्रकाश आपतित हो रहा है, यानी जिस सोर्स से प्रकाश उत्पन्न किया जा रहा है, उसके बाद प्रकाश की आवर्ती नहीं बदल सकती। यानी प्रकाश की आवर्ती बदलना, आवर्ती मतलब 1 सेकंड में कितनी प्रकाश विकिरण उत्सर्जित की जा रही है, या तरंग समझ लो, आगे समझोगे तो 1 सेकंड में कितनी प्रकाश विकिरण उत्सर्जित की जा रही है, उसको कहेंगे अपन आवर्ती, है ना। तो यहाँ पे प्रकाश की आवर्ती माध्यम परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होगी। आपको पता भी होगा कि प्रकाश का वेग v बराबर क्या होता है? एफ लेमडा, यानी एफ होती है आवर्ती, लेमडा प्रकाश तरंग दैर्ध्य, v वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो आपको अब पता चल गया है कि माध्यम परिवर्तन के साथ आवर्ती नहीं बदलती, तो प्रकाश का वेग प्रोपोर्शनल हो गया किसके? वेवलेंथ की, है ना, यानी लेमडा के समानुपाती होगा। जिस माध्यम में प्रकाश का तरंग दैर्ध्य अधिक होगा उस माध्यम में प्रकाश का वेग भी अधिक होगा। और आप यहाँ पे एक वर्णी प्रकाश की बात कर रहे हो, मान लो आप अलग अलग रंग के प्रकाशों की बात करो तो लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है और बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। श्वेत प्रकाश में, यानी सूर्य के प्रकाश में जो 7 रंग विद्यमान होते हैं उनमें, है ना। तो अब ये भी बता सकते हो कि इस माध्यम में लाल रंग, या किसी भी माध्यम में लाल रंग का प्रकाश है और एक बैंगनी रंग का प्रकाश है, तो कौन से रंग के प्रकाश का वेग अधिक होगा? हाँ, लाल रंग के प्रकाश का वेग अधिक होगा। क्यों? क्योंकि लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है ना। तो ये 2 नोट और लिखो। इसमें ये उस पीछे वाले डायग्राम में लिखा नहीं था, निर्गत कोण इसको कहते हैं, निर्गत कोण इसको निर्गत किरण, ये भी लिख लेना, ठीक है। इसके साथ साथ 2 स्थिति ऐसी हैं जिसके अंदर प्रकाश अपने मूल पथ से परिवर्तित नहीं होता माध्यम परिवर्तन के साथ साथ ही। मान लो ये कोई दोनों माध्यमों को पृथक करने वाला फर्स्ट है, ये सेकेंड मीडियम और ये
फर्स्ट मीडियम। किस स्थिति में प्रकाश किरण परिवर्तित नहीं होती अपने मूल पथ से? जब प्रकाश किरण अभिलंब आपतित होती हो, यानी एक जो आप आपतन बिंदु पर अभिलंब ड्रॉ करते हो उसके अनुदिश आपतित होती हो, यानी आपतन कोण का मान 0 डिग्री हो। तो ये आपने परावर्तन में देखा होगा कि आपतन कोण का मान 0 डिग्री मैंने बताया भी था। तो प्रकाश किरण सीधी ही निकल जाती है, यानी अभिलंब के अनुदिश ही निकल जाती है। इस स्थिति में अपवर्तन कोण का मान भी 0 डिग्री होगा। फर्स्ट केस ये है जिसके अंदर आपतित प्रकाश किरण अपने मूल पथ से परिवर्तित नहीं होती, लेकिन प्रकाश का वेग परिवर्तित हो जाता है। मान लो इसका अपवर्तनांक μ2 है, इसका अपवर्तनांक μ1 है, यहाँ कंडीशन है μ2 ग्रेटर देन μ1। इस स्थिति में इस माध्यम में प्रकाश का वेग कम होगा, यानी ये माध्यम सघन माध्यम होगा और ये माध्यम विरल माध्यम होगा। ठीक है। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस ये है कि मान लो कुछ ऐसी स्थिति हो जाए, ये दोनों माध्यमों को, यानी ये माध्यम सेकंड है और ये माध्यम फर्स्ट है, कोई प्रकाश किरण ऐसे बिना तिर्यक प्रकाश किरण आपतित हो रही है और वो भी सीधी निकल जाए, ऐसा किस स्थिति में होगा? हाँ, जब इसका अपवर्तनांक और इसका अपवर्तनांक क्या हो जाए? बराबर हो जाए। हो सकता है ऐसे दो अलग अलग मटेरियल हो जिनके रंग अलग अलग हो, जिनकी प्रॉपर्टी अलग अलग हो, उनके लेकिन अपवर्तनांक बराबर हो। अपवर्तनांक बराबर होंगे तो क्या होगा? प्रकाश किरण सीधी निकल जाएगी। ठीक है। ये दो केस ऐसे हैं जिसके अंदर प्रकाश किरण अपने मूल पथ से परिवर्तित नहीं होती। ठीक। अब अपन देखते हैं प्रकाश अपवर्तन के नियम। प्रकाश अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला, आपतित प्रकाश किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब व अपवर्तित प्रकाश किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी ये सेकेंड मीडियम और ये फर्स्ट मीडियम है। ठीक है। और एक ये तिर्यक कोई आपतित प्रकाश किरण मैं मान रहा हूं, तो जिस बिंदु पर आपतित होती है उसको कहते हैं आपतन बिंदु। इस पे ये आप एक काल्पनिक अभिलंब ड्रॉ करते हो, वो होता है अभिलंब। और आपतित प्रकाश किरण इनके बीच बनने वाला कोण आपको पता ही है क्या? आपतन कोण। और ये अभिलंब, तो ये होगा क्या? ये भी माध्यम पारदर्शी, ये भी पारदर्शी, तो ये माध्यम क्या हो जाएगा? पारदर्शी, मतलब जिसके आर पार आपको दिखाई दे। तो अब मैं एक ऐसा केस ले लेता हूं जिसमें मान लो ये सघन माध्यम और ये विरल माध्यम है, क्योंकि अपन ने जो एग्जांपल लिया उसमें एक डायग्राम में दिखाया था कांच से विरल में जो निर्गत किरण थी वो विलंब से दूर हट जाती है। तो यहाँ पे देख लो अलग से बना के, तो ये सघन है और ये विरल है। तो इस स्थिति में क्या होगा? प्रकाश किरण हाँ अभिलंब से दूर हट जाएगी, प्रकाश किरण इस तरह से जाएगी। ठीक। तो ये कौन हो जाएगा? क्या? अपवर्तन कोण आर। इस स्थिति में ये μ1 मान लिया और ये μ2, लेकिन यहाँ पे μ2 लेस देन है μ1। आप μ2 μ1 क्या अपवर्तनांक है अभी देखेंगे, इसके बाद चिंता ना करें, एक बार आपको इनको याद ही रखो। तो क्या बात कर रहे थे? हाँ, आपतित प्रकाश किरण अभिलंब व अपवर्तित प्रकाश किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी ये जो बोर्ड का तल है, अब ये तीनों एक स्थिति में है। ऐसा समझो कि मैं यहाँ पे एक जो मेरा हाथ जा रहा है इसके नीचे नीचे विरल माध्यम है और ऊपर सघन माध्यम है, सपोज करो। तो कोई प्रकाश किरण इस तरह से आ रही है सघन से विरल में, तो क्या होगा? हाँ, अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो इस स्थिति में ये दूर इस तरह से हटेगी कि आप देखोगे कि अपवर्तित प्रकाश किरण
यहाँ वाला अभिलंब और ऊपर अभिलंब और ये आपतित प्रकाश किरण, ये तीनों एक तल में आएंगे। जैसे दोबारा देखो, ये आपतित प्रकाश किरण जब सघन से विरल में जा रही है तो क्या होगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी, ऐसे हटेगी। ये ऐसे नहीं हट सकती और ना ही ऐसे हट सकती। क्यों? ऐसे हटने से इनके तल परिवर्तित हो जाएंगे। समझ में आ गई होगी बात। तो एक तल की बात अपन ने परावर्तन में भी की थी। तो ये अभी किस में है, ये बोर्ड वाला तल है ना, उसके अंदर है। आपतित प्रकाश किरण, अभिलंब और अपवर्तित प्रकाश किरण तीनों एक तल में है। ये ऐसे आ रही है, ये ऐसे हट सकती है, इधर नहीं हट सकती, इधर, और ना ही इधर हट सकती है ना। ठीक। दूसरा, आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई व अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत रहता है। जैसे आपने परावर्तन में दूसरा नियम पढ़ा था, साइन आई बराबर साइन आर। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें माध्यम परिवर्तन के साथ जब प्रकाश किरण अपने मूल पथ से परिवर्तित होती है तो आप अपवर्तन कोण भी परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें एक स्नेल नाम का वैज्ञानिक था जिसने दोनों का संबंध बिठाने की कोशिश की। उसने सोचा कि आपतन कोण का तो मान लो अपने को पता होता है कि किस कोण पे अपना आपतित करवा रहे हैं, और कैसे पता किया जाए कि अपवर्तन कोण क्या होगा या इन दोनों का संबंध क्या होगा, ये पता करना हो। तो उन्होंने कैलकुलेशन में बताया कि साइन आई यानी इस कोण आपतन कोण की ज्या, यानी ज्या बोलते हैं साइन को, साइन आई बट्टा अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर, ये कांस्टेंट होते हैं यानी नियत होते हैं। साइन आई बट्टा साइन आर क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, नियत होते हैं। ठीक, ये दूसरा नियम है। कांस्टेंट होने का मतलब क्या हुआ समझो। यानी इनका कोई फिक्स मान रहेगा। कब? जब माध्यम युग्म परिवर्तित नहीं होगा, यह भी जरूरी है। ये कांस्टेंट कब होंगे, जब माध्यम परिवर्तित नहीं होगा। यानी आप ऊपर ले रहे हो वायु मान लिया और नीचे ले रहे हो जल, ये ले लिया मान लो जल, ठीक है। अब यहां पे एक आपतित प्रकाश किरण ये है, ये वायु, ये जल। अब इसके पार्ट मॉलिक्यूल्स क्या है, पास पास है, कंपेरेटिव एयर है ना, इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर है। तो ये क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। और ऐसे ही आप यहाँ कोई प्रकाश किरण, ये I1 पे आपतित हुई, ऐसे कोई प्रकाश किरण मान लो यहाँ पे, ये अभिलंब, ये I2 पे आपतित हो रही है, मुड़ेगी ये भी, ये हो गया मान लो R1 और ये हो गया R2। तो यहाँ पे साइन I1 यानी इन दोनों में क्या हुआ, माध्यम आपने परिवर्तित नहीं किया, तो साइन I1 बट्टा साइन R1 बराबर होगा साइन I2 बट्टा साइन R2 के। जब तक माध्यम परिवर्तित नहीं करोगे तो आपतन कोण का साइन में मान और अपवर्तन कोण का साइन में मान का अनुपात नियत रहेगा। जैसे सपोज करो ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो यहाँ साइन 30 डिग्री बट्टा मान लो कुछ भी बन रहा है यहाँ पे, उसका मान साइन में बट्टा में जो भी आएगा वो बराबर होगा साइन 60 बट्टा यहाँ जो भी बन रहा है साइन आर। एक बार समझ लो, ये 60 डिग्री है मान लो, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जरूरी नहीं है वो एकदम सही बैठे। ये 60 डिग्री है मान लो, ये 32 डिग्री है, ये 60 डिग्री और ये 32 डिग्री, तो साइन 60 का मान यानी साइन 60 डिग्री बट्टा साइन 32 डिग्री, इनका मान जो आएगा वो मान लो इस बार मैंने ले लिया ये 72 डिग्री है, तो साइन 72 डिग्री बट्टा मान लो यहाँ पे आ रहा है साइन 37 डिग्री आ गया मान लो।
तो इनका जो वैल्यू निकालोगे ना इन दोनों की, वो बराबर आएगी। कब तक? जब तक जो माध्यम युग्म है वो परिवर्तित नहीं होगा, है ना। तो ये हुए प्रकाश अपवर्तन के दो नियम, दो। और ये लिखो, उतारो जल्दी से, फिर आगे देखते हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक। निर्वात में प्रकाश का वेग वह किसी माध्यम में प्रकाश का वेग के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यानी समझो इस बात को, ये हुआ मान लो निर्वात, आप यहाँ पे वायु भी मान सकते हो। वायु व निर्वात में लगभग प्रकाश का वेग समान रहता है, लगभग बराबर रहता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी ये निर्वात में प्रकाश का वेग मान लिया मैंने, मान लिया क्या होता है ये c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये प्रकाश किरण किसी अन्य माध्यम में जाएगी तो ऊपर निर्वात है तो दूसरा माध्यम इसके कंपेरेटिव सघन होगा ही होगा, सबसे विरल माध्यम है ही निर्वात। तो ये मान लिया मैंने कांच। अपने सिलेबस में जो जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हैं वो वायु, जल व कांच के हैं, है ना। बाकी और भी हो सकते हैं, डायमंड हो गया, केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, जो भी पारदर्शी है जिनमें प्रकाश गमन कर सकता है, तो वो सारे क्या हैं? माध्यम ही है जो अपवर्तन में आप काम में ले सकते हो। अब इसमें प्रकाश का वेग c है और इसमें मान लिया मैंने प्रकाश का वेग v। तो इसका अपवर्तनांक निकालना है, तो कैसे निकालोगे? इसका अपवर्तनांक माना मैंने म्यू, तो वो म्यू क्या होगा? म्यू इक्वल टू होगा c/v। ये है बात। यानी निर्वात में प्रकाश का वेग c और किसी माध्यम में प्रकाश का वेग ये v, इन दोनों के अनुपात को इस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं जिसमें प्रकाश किरण अभी अपवर्तित हुई है। ठीक है, ये हुआ निरपेक्ष अपवर्तनांक, म्यू बराबर c/v। अब ये अपवर्तनांक क्या बताता है? अब c तो क्या हो गया? कांस्टेंट। अब दूसरे का मान लो अपवर्तनांक निकालना है, यहाँ पे कांच है, फिर जल का निकालना है, तो c/ क्या आएगा? जल में प्रकाश का वेग आएगा। यानी ये तो हो गया कांस्टेंट। तो अपवर्तनांक प्रोपोर्शनल टू 1/v, यानी जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा उस माध्यम में प्रकाश का वेग उतना ही कम होगा। समझ रहे हो ना बात? यानी आप मेरे को बताओ, दो एग्जांपल देता हूं आपको, क्या जल में प्रकाश का वेग अधिक होगा या कांच में प्रकाश का वेग अधिक होगा? हाँ, जल में प्रकाश का वेग अधिक होगा। क्यों? क्योंकि जल का अपवर्तनांक कम है। जल का अपवर्तनांक कम होने का मतलब ये हुआ कि आप निर्वात में प्रकाश के वेग में जल में प्रकाश के वेग का जब भाग दोगे तो वैल्यू कम आएगी। किससे? निर्वात में प्रकाश का वेग और कांच में प्रकाश के वेग का जब भाग दोगे उससे कम आएगी, है ना। तो ये हुआ अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक के नीचे परिभाषा में नीचे लिखो, म्यू इक्वल टू c/v। यानी जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उस माध्यम में प्रकाश का वेग उतना ही कम होगा। ठीक है, अब बताओ इसका मात्रक क्या होगा? हाँ, इसका कुछ मात्रक नहीं होगा क्योंकि ऊपर भी वेग है नीचे भी वेग है। तो ऊपर हुआ वेग का मात्रक आपको पता है, ये मीटर पर सेकेंड, नीचे भी मीटर पर सेकेंड, तो ये कैंसिल हो जाएगा ना। तो ये मात्रक ही वह विमाहीन है, विमाहीन राशि है। लिख लो, ये मात्रकहीन व विमाहीन राशि है। अब दूसरी बात, किस स्थिति में प्रकाश म्यू का मान कितना हो सकता है ये बताओ। क्या कभी 1 से कम आएगा? बताओ यहां देख के,
क्योंकि प्रकाश का वेग सर्वाधिक निर्वात में ही होता है। आप फिर उसके अलावा कोई भी माध्यम लो, उसमें प्रकाश का वेग कम ही होगा। तो कम छोटी राशि का बड़ी राशि में जब भाग दोगे तो हमेशा मान 1 से अधिक आएगा। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान 1 से अधिक होता है। ठीक है। अब कोई कहे कि मेरे को वायु का अपवर्तनांक निकाल के बताओ, तो वायु का अपवर्तनांक कैसे निकालोगे? देखो, आपको पता है म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी। आपने माना भी है कि प्रकाश का वेग निर्वात में जितना होता है लगभग उतना ही वायु में होता है। तो आप क्या करोगे, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड में 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड का क्या दे दोगे, भाग दे दोगे। ये कैंसिल, ये आ गया 1, कोई मात्रक नहीं है 1। ये होता है एक्चुअल तो 1.0003, तो वो लगभग 1 ही मानते हैं ना, तो 1। ऐसे ही कोई कहे कि मेरे को कांच का अपवर्तनांक निकाल के बताओ, तो कांच का अपवर्तनांक निकालोगे तो आपको दिया हुआ मिलेगा कि कांच में प्रकाश का वेग क्या होता है। तो आप क्या करोगे, सी बट्टा कांच में वीजी, यानी ग्लास में प्रकाश का वेग का जब भाग दे दोगे तो वो आ जाएगा, है ना। इस पे छोटे छोटे 2-4 न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखो, किसी माध्यम में प्रकाश का वेग 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड है, तो उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? तो म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी। सी आप जानते हो 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड, और यहाँ दिया है 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। बहुत सिंपल सवाल है, ये कैंसिल, यानी 3/2 यानी कि 1.5, कोई मात्रक नहीं आएगा। और ये अपवर्तनांक वास्तव में किसी माध्यम का होता है, वो होता है कांच, ग्लास। ये तो ग्लास का अपवर्तनांक है। ठीक है, सिंपल सा, 2 वैल्यू दे देगा, तीसरी पूछ लेगा। हाँ, एक ये क्वेश्चन है जिसमें मैंने मान लिया कि माध्यम का अपवर्तनांक 2 है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक 2 है तो इस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? सिंपल बात, सवाल आसान सा सवाल, म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी। ये म्यू का मान दिया आपको 2, और ये है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन वी। तो क्या हो जाएगा, तो ये वी इधर चला जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो वी बराबर 3/2 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1.5 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। यानी जिसका अपवर्तनांक आपको 2 दे रखा है, उसमें प्रकाश का वेग क्या होगा, 1.5 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। अब इससे ये भी पता चल रहा है कि दोनों न्यूमेरिकल्स में आप एक चीज देखो कि इसका अपवर्तनांक कितना आया था, 1.5, और इसका अपवर्तनांक क्या है, 2। इसका अपवर्तनांक 1.5 था, तो इसमें प्रकाश का वेग 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पे अपवर्तनांक 2 है, तो यहाँ पे प्रकाश का वेग 1.5 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड है। यानी अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो प्रकाश का वेग कम होगा। अपवर्तनांक का मतलब ये है कि निर्वात में प्रकाश वेग की तुलना में इस माध्यम में प्रकाश का वेग कितना गुना कम है, यानी निर्वात की तुलना में कितना गुना कम है। समझ रहे हो ना बात, निर्वात की तुलना में कितना कम है, यानी म्यू समानुपाती 1/v। तो ये अब इसके साथ देख लो कि ये निर्भर किस पे करता है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है, और आपतित होने वाले प्रकाश के रंग पे भी निर्भर करता है कि वो आने वाला प्रकाश किस रंग का है। ठीक है, पदार्थ की प्रकृति और आपतित प्रकाश के रंग पे भी निर्भर करता है। हाँ, आज के लिए इतना ही काफी। कल अपन पढ़ेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक। हाँ, तो पढ़ाई करते रहे, खुश रहें। ऑल द